और बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी और बायोकेमिस्ट्री का सिग्निफिकेंस देखा। उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स बताए थे कि कौन कौन से जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट में जो है वो मौजूद होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आज हमने डिस्कस करना है डिटेल में किसके बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे वाटर को। आज हमने किसको डिटेल में डिस्कस करना है, वाटर को जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है। तो वाटर की अगर हम बात करें, थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे आज वाटर को। देखिए वाटर बेसिकली क्या है, वाटर इज what is the most abundant component of living cell. It amount varies approximately 70 to 90%. तो मोस्ट अबंडेंट, अच्छा स्टूडेंट अनम्यूट कर लें अपने आप को, आवाज ना आए तो। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल, यानी लिविंग सेल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कंपोनेंट है, या लिविंग सेल के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कंपाउंड है, वो बेसिकली क्या है, वो है वाटर। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। इट अमाउंट वेरीज अप्रोक्सीमेटली 70 टू 90%, यानी सेल में जो वाटर होता है वो कितने परसेंट होता है, 70 टू 90% सेल के अंदर क्या होता है, 70 टू 90% वाटर होता है। जिस सेल के अंदर जितने ज्यादा केमिकल रिएक्शन होंगे उसमें वाटर उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके लिए किसकी जरूरत होती है, उसके लिए होती है वाटर की जरूरत। जैसे हमारे ब्रेन के सेल में वाटर ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो इस वजह से ब्रेन के सेल में वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब हमारे बोन के सेल में अगर इतने केमिकल रिएक्शन नहीं होते तो बोन के सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इसके बाद देखते हैं कि वाटर जो है, वाटर की अगर हम बात करें तो अब अगर वाटर के हम फार्मूले की तरफ आ जाएं कि वाटर का जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो वाटर का आप अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। वाटर की एक और बात भी अगर हम बात करें वाटर की, तो लाइफ एक्टिविटीज अकर इन द सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी सेल के अंदर जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज होती हैं, सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो किसकी के प्रेजेंस में होते हैं, वाटर के प्रेजेंस में। क्यों वाटर जरूरी होता है केमिकल रिएक्शन के लिए, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, इस बात को मैं आगे बताऊंगा कि क्यों वाटर जरूरी होता है केमिकल रिएक्शन के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो H2O है। H2O का मतलब इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। वाटर को हम कह सकते हैं कि वाटर क्या है, वाटर एक पोलर कंपाउंड है या एक पोलर सब्सटेंस है। पोलर सब्सटेंस आपको पता है कि पोलर सब्सटेंस क्या होते हैं, पोलर सब्सटेंस का मतलब ये है कि इसके कुछ एटम, जैसे ऑक्सीजन जो है इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके जो हाइड्रोजन एटम है इस पे स्लाइटली या पार्शियली जो है वो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इन चार्जेस की वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से कह रहे हैं कि वाटर जो है वो कौन सा सब्सटेंस है, वाटर एक पोलर सब्सटेंस है। अच्छा अब देखें, एक सब्सटेंस होते हैं जिनको हम कहते हैं आयोनिक सब्सटेंस। अब आयोनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, ये एक आयोनिक सब्सटेंस है। अब आयोनिक सब्सटेंस में जो बॉन्ड बना हुआ होता है वो कौन सा होता है, आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड में आपको पता होता है कि सोडियम अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे देता है, क्लोरीन को। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो ये किसको दे देता है, क्लोरीन को। तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आया। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि सोडियम पर एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर एक कंप्लीट जो है वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। मतलब यहाँ पर चार्ज जो है वो क्या है, कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव है। लेकिन वाटर के बारे में कहा जा रहा है कि वाटर में जो है वो ऑक्सीजन पर स्लाइटली यानी पार्शियली जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि हाइड्रोजन पर जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव जो है या पार्शियली पॉजिटिव क्या होता है, चार्ज होता है। अब थोड़ा सा ये देखें, ये स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव का मतलब क्या है। अब क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, अब वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में कोई आयोनिक बॉन्डिंग नहीं है।
आयोनिक बॉन्डिंग तो उस वक्त होती है जब किसी एक एटम के पास जो या एक एलिमेंट के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, दूसरे को, जिसके पास कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ही के पास कम होते हैं। जब दोनों ही के पास कम होते हैं तो आपको पता है कि फिर कौन सा वाला बॉन्ड बनता है, फिर बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। यानी दो एटम जो है वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो शेयर कर लेते हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड बन जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड पर तो चार्जेस नहीं होते, तो ये जो वाटर का जो ये बॉन्ड बना है ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के अंदर ज्यादा होती है। यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी किसमें ज्यादा होती है, ऑक्सीजन में ज्यादा होती है। तो इसमें वाटर की जो ये बॉन्डिंग हो रही है, इस बॉन्डिंग में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो खींचती है। लेकिन क्या होता है, मुकम्मल तौर पर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को नहीं देता। यानी ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो मुकम्मल तौर पे लेकिन इसने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को नहीं दिया, तो इस वजह से ऑक्सीजन पर मुकम्मल तौर पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता। तो इस वजह से हमें ऑक्सीजन को कहते हैं कि इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। और हाइड्रोजन ने भी अपना पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हुआ होता, तो हाइड्रोजन पे भी मुकम्मल तौर पर जो है वो कौन सा चार्ज नहीं आ पाता, मुकम्मल तौर पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाता। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि हाइड्रोजन इधर क्या है, हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव है। तो आप इधर देख सकते हैं कि ये वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो H2O है। इसमें ऑक्सीजन पर ये पोलर सब्सटेंस है, और पोलर सब्सटेंस है तो उस वजह से क्या है कि वेरी स्लाइटली जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन पर, और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है किसके ऊपर, जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या मतलब है इसका स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव का। इसको हम पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव भी कह सकते हैं। दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल। ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो ये सेपरेशन है कि एक तरफ जो है वो एक पोल पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इन सेपरेशन ऑफ चार्जेस के लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसको लिए हम इस्तेमाल करते हैं डाइपोल का। इसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं डाइपोल की, हम जो है वो टर्म इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इधर देखें, वाटर के वाटर की जो इंट्रामोलिकुलर जो बॉन्डिंग है, यानी जो इंट्रामोलिकुलर इसके ये मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग है, इसको तो हम कह रहे हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ये वाली, ये बॉन्डिंग जो है। लेकिन दो वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। फिर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो बॉन्डिंग है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं, ये दरमियान में जो बॉन्डिंग हो रही है, दो या जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जो अट्रैक्ट होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना तो कोई आयोनिक बॉन्डिंग में आती है, ना ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में इतनी ज्यादा आती है। बेसिकली ये बॉन्डिंग है भी नहीं। असल में क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं तो इसकी अट्रैक्शन की वजह से ये जो इनके दरमियान में बॉन्डिंग होती है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आपने पढ़ा होगा वंडर वाल फोर्सेस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो है वो जो बॉन्डिंग जो है वो बन जाती है। तो ये कौन से वाले वाटर के दरमियान में जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से इस बॉन्डिंग को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब स्टूडेंट समझ में आई ये बात? एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जी सर। याद रखने वाली बातें यस। बस ये, इसमें याद क्या रखना है आपने, बस ये याद रखना है कि वाटर जो है वो पोलर सब्सटेंस है और उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और स्लाइटली नहीं। यानी अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज ऐसा आ जाए कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होते हैं या स्लाइटली, तो आपने याद रखना है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और डाइपोल याद रखना है कि डाइपोल वैसे भी आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ये जो चार्जेस का डिफरेंस है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं डाइपोल। One of the most important property of this charge separation is the tendency of water molecule to form hydrogen bond. इस डाइपोल का फायदा क्या है? इस डाइपोल का फायदा ये होता है, इस डाइपोल की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान में कौन से बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड।
यानी देखें ये हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उस अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान में एक बॉन्डिंग बन जाती है और इस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब आपसे पूछा जाए कि वाटर के अंदर वो कौन सी चीज होती है जो वाटर के ऐसी कौन सी मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हेल्प करती है? तो आप क्या बताएंगे? वो डाइपोल है। वो इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? वो ये डाइपोल इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इस बॉन्डिंग में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। या वाटर की इस वो कौन कौन सी वाटर की प्रॉपर्टीज हैं जो लिविंग सिस्टम के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फायदेमंद होती हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म को फायदा देती हैं? वाटर की ऐसी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। इसी वजह से हमने इनको नाम दिया है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। नॉर्मली वो प्रॉपर्टीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या दे रही हैं? फायदा दे रही हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। वाटर की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी देखें तो इट बिहेव एज बेस्ट सॉल्वेंट। यानी ये वाटर जो एक बेस्ट सॉल्वेंट है, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, इसको कह सकते हैं मीडियम ऑफ लाइफ। तो सबसे बेस्ट सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। क्यों वाटर बेस्ट सॉल्वेंट है? ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मेनी पोलर सब्सटेंस particularly ionic substance dissociate in ions and dissolve in water। अब कहता है कि वाटर जो है वो एक सॉल्वेंट है। हमें पता है कि सॉल्वेंट में क्या होता है? सॉल्वेंट में चीजें जो है वो डिसॉल्व होती हैं। अब मिसाल के तौर पे ये देखें वाटर है। अब इस वाटर के अंदर अगर मैं किसी पोलर सब्सटेंस को डालूं तो पोलर सब्सटेंस आसानी इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? ये एक पोलर सब्सटेंस है। ये वाटर की तरह से एक पोलर सब्सटेंस है। तो ये क्या होगा? अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो पानी में ही आराम से क्या हो जाएगा? ये डिसॉल्व हो जाएगा पोलर सब्सटेंस। क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक लाइक एक जैसी चीजें जो होती हैं वो जल्दी डिसॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? जो आयोनिक सब्सटेंस होती है, तो पोलर सब्सटेंस की बात कर ली। उसके बाद अगर आप आयोनिक सब्सटेंस को देखें, आयोनिक सब्सटेंस मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या है? ये एक आयोनिक सब्सटेंस है। अब इस आयोनिक सब्सटेंस को जब आप पानी में डालते हो तो ये सिर्फ पानी में डिसॉल्व ही नहीं होता बल्कि पानी में ये डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट का मतलब क्या हो गया कि सोडियम जो है वो सोडियम को अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन वाला वाटर का एटम, और क्लोरीन को अट्रैक्ट करेंगे कौन से वाले? हाइड्रोजन के एटम, क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो वाटर के अंदर जो ये सोडियम क्लोराइड है ये क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। यानी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक सोडियम के आयन में, और एक किसके आयन में कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरीन के आयन। तो आयोनिक सब्सटेंस तो वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसके अंदर? आयंस के अंदर। इसके अलावा वाटर कैन आल्सो एक्ट एज अ सॉल्वेंट टू मैनी नॉन पोलर सब्सटेंस। वाटर में सिर्फ पोलर सब्सटेंस या आयोनिक सब्सटेंस ही डिसॉल्व नहीं होते। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें नॉन पोलर सब्सटेंस भी डिसॉल्व हो जाते हैं। नॉन पोलर सब्सटेंस में मिसाल के तौर पे ये नाइट्रोजन गैस है N2, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर सब्सटेंस है, ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है ये भी नॉन पोलर है, ये भी किस में होगा? ये भी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो नॉन पोलर सब्सटेंस भी वाटर में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तमाम के तमाम नॉन पोलर सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जैसे लिपिड्स हो गए या लार्ज प्रोटीन्स होते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो मेनी नॉन पोलर सब्सटेंस बट नॉट ऑल नॉन पोलर सब्सटेंस। ये मैं ऑल नहीं कहा गया, यहाँ कहा गया मैनी, बहुत सारे डिसॉल्व हो जाते हैं लेकिन तमाम के तमाम नॉन पोलर सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। जैसे लिपिड्स है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक दैट गो ऑन विद इन द सेल टेक प्लेस इन द एक्वस सॉल्यूशन। कहता है सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो ज्यादातर किसमें होते हैं? वो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर वाला ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है? पानी होता है। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो पानी की मौजूदगी में होते हैं। अच्छा, अब एक बात याद रखें, कुछ तो केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैक्रो मॉलिक्यूल है प्रोटीन। प्रोटीन किसका बना हुआ होता है? अमाइनो एसिड। हमें पता है कि प्रोटीन की ये जो बॉन्डिंग होती है, इस प्रोटीन की बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए क्या चीज रिक्वायर होती है? वाटर रिक्वायर होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। प्रोटीन का जो मैक्रो मॉलिक्यूल टूटता है, यानी इसके दरमियान में ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो ब्रेक डाउन होगा
ये ब्रेक डाउन किसकी प्रेजेंस में होगा? वाटर की प्रेजेंस में। तो वाटर जो है वो क्या करता है, बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन होने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इसी तरीके से कुछ रिएक्शन के अंदर कुछ प्रोडक्ट बनाने में भी वाटर इस्तेमाल होता है, एज अ रॉ मटेरियल काम करता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वाटर जो है वो यूज होता है। इसके अलावा वाटर कहाँ यूज होता है? अब आप देखें, ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, मिसाल के तौर पे केमिकल रिएक्शन में यहाँ लिखता हूँ ए प्लस बी, ये रिएक्टेंट है। ए प्लस बी क्या है, रिएक्टेंट है। अब ये जब आपस में इन्होंने रिएक्ट किया तो इससे क्या बन गया, इससे ए बी जो है वो क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ी हुई है, रिएक्शन के लिए जब भी कोई दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके लिए कोलाइड होना जरूरी होता है, उनका आपस में टकराना, रिएक्शन के लिए उनका आपस में टकराना जो है या कोलाइड होना जो है वो क्या होता है, जरूरी होता है। वो टकराएंगे तो फिर क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब क्या होता है, जब ये रिएक्टेंट पानी के अंदर होते हैं तो वाटर में जब ये होते हैं तो वाटर में इनकी मूवमेंट जो है वो रैंडम मूवमेंट जो है वो बढ़ जाती है। पानी इनकी मूवमेंट जो है वो स्लाइटली पानी के अंदर क्या करते हैं, ये रैंडमली मूव करते हैं। जब पानी में ये रैंडमली मूव करते हैं तो इनकी कोलिजन की एबिलिटी भी जो है वो बढ़ जाती है। यानी पानी इनके इनको कोलाइड होने में, इनको एक दूसरे से टकराने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि लिक्विड होता है तो लिक्विड में कोलिजन जो है वो क्या हो जाती है, इसके कोलिजन के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इसी वजह से क्या होता, अब देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादातर केमिकल रिएक्शन जो है वो वाटर में क्यों होते हैं, इसकी दो मेन रीजन अगर आपसे पूछी जाए कि ज्यादातर एक्वस सॉल्यूशन या पानी की मौजूदगी में केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं, तो पहली वजह तो इसकी ये हो गई कि वाटर उनको रिएक्टेंट को कोलाइड होने में, क्योंकि रिएक्शन के लिए कोलाइड होना जरूरी होता है, और वाटर क्या करता है, इनको कोलाइड होने में आपस में जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। चीज में हेल्प करता है, इनके कोलाइड होने में हेल्प करता है। फिर दूसरा इसका फायदा क्या होता है, दूसरा इसका एक और वाटर का फायदा क्या होता है कि ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में क्या इस्तेमाल होते हैं, एंजाइम्स। और आपको पता है कि एंजाइम्स भी किसकी मौजूदगी में काम करते हैं, एंजाइम भी वाटर की मौजूदगी में काम करते हैं। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से वाटर एक बेहतरीन सॉल्वेंट होता है केमिकल रिएक्शन के लिए। एक चीज क्या हो गई, एक तो कोलिजन हो गई, एक कोलिजन हो गई, और दूसरा क्या हो गया, एंजाइम। एंजाइम किसकी प्रेजेंस में काम करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में काम करते हैं। आयंस और मॉलिक्यूल्स आर डिसॉल्व इन वाटर, these ions move and collide to perform the chemical reaction। अब देखें, वही वाली बात आ गई, मैंने कहा कि आइंस या मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, पहले डिसॉल्व हो जाते हैं, और डिसॉल्व होने के बाद फिर क्या होते हैं, वो मूव करते हैं, और मूव करने के बाद वो कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद फिर क्या करते हैं, उनसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस पैराग्राफ को देखें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए क्या तमाम पोलर सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो जी हाँ, तमाम पोलर सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्या तमाम आयोनिक सब्सटेंस वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं? जी हाँ, तमाम के तमाम आयोनिक सब्सटेंस वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर पूछा जाए क्या तमाम नॉन पोलर सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो जी नहीं, तमाम नॉन पोलर सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। कुछ नॉन पोलर सब्सटेंस जैसे लिपिड हो गया, वो ऐसे भी होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। अगर पूछा जाए कि तमाम केमिकल रिएक्शन सेल में वाटर के प्रेजेंस में या एक्वस सॉल्यूशन में क्यों होते हैं, तो उसकी दो रीजन हो गई। एक तो वाटर के अंदर सॉल्यूशन आयंस जो या मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड इजिली कर लेते हैं, और दूसरा एंजाइम्स जो होते हैं वो भी, एंजाइम जो रिएक्शंस करवाने के लिए जरूरी होते हैं, जो कैटालिस्ट होते हैं, वो भी किसकी प्रेजेंस में काम करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में काम करते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई वाटर की, बिहेव एज अ बेस सॉल्वेंट। दूसरी तरफ आ जाते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम कहते किसको हैं, पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हम कहते हैं, बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ measure of the amount of energy needed to raise the temperature of 1 gram of that substance by 1 degree centigrade। अब मिसाल के तौर पे कोई भी कंपाउंड है या कोई भी सब्सटेंस है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास 1 ग्राम आयरन है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, 1 ग्राम आयरन है, यानी लोहे का मेरे पास 1 ग्राम का जो है वो टुकड़ा है। लोहे का मेरे पास 1 ग्राम का टुकड़ा है,
ये देखें, ये 1 ग्राम का मेरे पास लोहे का एक टुकड़ा है। इसी के साथ में एक जगह पर 1 ग्राम जो है वो वाटर है। यहाँ पर 1 ग्राम जो है इसमें क्या है, वाटर है। अब इस 1 ग्राम लोहे के टुकड़े को 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए जितनी मुझे हीट चाहिए होगी, जितनी कैलोरीज चाहिए होंगी, जितनी हीट चाहिए होगी, उस हीट को या उस कैलोरीज को मैं क्या कहूंगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो इस सब्सटेंस की क्या होगी, इस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। अब मिसाल के तौर पे ये वाटर है, 1 ग्राम वाटर है। इस 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से तक गर्म करने के लिए मुझे कितनी हीट चाहिए, 1 कैलोरीज मुझे एनर्जी चाहिए या 1 कैलोरीज हीट चाहिए। तो इसका मतलब इस वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितनी है, वो है 1 कैलोरीज। तो 1 ग्राम सब्सटेंस, किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, जितनी हीट चाहिए होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज हाई। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू वार्म अप। कहता है वाटर को गर्म करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट कर लें, एक टुकड़े को रख दें धूप में, एक लोहे के टुकड़े को धूप में रख दें और वाटर को रखें, तो लोहे का टुकड़ा पहले गर्म हो जाएगा, पानी देर से गर्म होगा। किसी भी जगह पर आप देखें, कहीं पर भी एक बाल्टी के अंदर पानी भर के रख दें और साथ में एक लोहे का टुकड़ा रख दें उतने ही अमाउंट का, तो आप देखेंगे लोहे का टुकड़ा जल्दी गर्म हो जाएगा और पानी जो है वो क्या होगा, वो देर से गर्म होगा। तो इसका मतलब पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हाई है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई का मतलब क्या है कि इसको ज्यादा कैलोरीज चाहिए, किसके लिए, वाटर को जो है वो गर्म होने के लिए, वार्म अप होने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा कैलोरीज चाहिए। चल अब इसको एक दूसरी मिसाल से समझते हैं। अब मिसाल के तौर पे क्या होता है, हीट क्या होती है, हीट बेसिकली हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो किसी भी चीज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो उसके एटम्स होते हैं, अभी ये क्या है, ये अभी रेस्ट की पोजीशन में है। मिसाल के तौर पे अभी इनमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, तो हीट दोगे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी ये इनकी मूवमेंट की जो, ये ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू करेंगे, कोलाइड करेंगे, मूव करेंगे, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनका टेम्परेचर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो हीट तो आप देते हो, हीट देने से जो किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी कंपाउंड की जब क्या कहना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी उसकी मोशन बढ़ती है, उसका एटम्स की या मॉलिक्यूल की, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। जितना मोशन बढ़ेगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। अब मिसाल के तौर पे आप इधर देखो, ये एक टुकड़ा है किसी भी चीज का, लोहे का कह लें या किसी चीज का, और ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। अब वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के जरिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़े हुए होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान में ये कौन सी बॉन्डिंग है, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं आप ये बताना चाह रहा हूँ, वाटर को ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए होती है हीट अप होने के लिए या वार्म अप होने के लिए। अब इसको जब आप एनर्जी दोगे इसको, तो इसके मॉलिक्यूल के दरमियान में कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो आप जैसे ही इसको एनर्जी दोगे तो फौरन ये मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देंगे। इनकी फौरन क्या होगी, मूवमेंट शुरू हो जाएगी, इनमें फौरन काइनेटिक एनर्जी शुरू हो जाएगी। और जब इनमें काइनेटिक एनर्जी शुरू होगी तो इनका टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब जब आप इसको एनर्जी दोगे, जब आप इसको हीट दोगे, तो क्या होगा, पहले वो हीट किस चीज में इस्तेमाल होगी, पहले तो वो हीट होगी उसकी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में इस्तेमाल होगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी टूटेगी, फिर वाटर के मॉलिक्यूल की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी फिर स्टार्ट होगी। तो अब आप देख लें कि वाटर के मॉलिक्यूल को ज्यादा हीट क्यों चाहिए, क्योंकि कुछ तो हीट जब वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो हीट तो इस्तेमाल हो जाती है किसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में। और उसके बाद फिर जाकर जो है इसके मॉलिक्यूल किसमें आते हैं, मोशन में आते हैं। तो इसी वजह से वाटर का टेम्परेचर एकदम से नहीं बढ़ता, वाटर का टेम्परेचर स्लो स्लो बढ़ता है। वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, स्लो स्लो इंक्रीज होता है। और इसका जो बाकी जो आयरन है उसका टेम्परेचर, क्योंकि उनके दरमियान में कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं है, तो फौरन उसकी काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट होती है और टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। अब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है, तो इसका फायदा क्या होता है, मतलब वाटर ना बहुत जल्दी गर्म होता है और ना बहुत जल्दी ठंडा होता है।
यानी ये स्टेबिलिटी है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। ना जल्दी गर्म होगा, ना जल्दी ठंडा होगा। इसका फायदा क्या होता है? देखो इसका फायदा ये होता है, मिसाल के तौर पे हम जब किसी ठंडे कमरे में बैठे हुए होते हैं, आप एसी वाले रूम में बैठे हो, जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो एकदम से आपको गर्मी नहीं लगती है, थोड़ा टाइम लगता है। एकदम से पंखा बंद हो जाता है, तो फ़ौरन आपको पसीने आना शुरू नहीं होते। थोड़ी देर के बाद आपकी अंदर की टेम्परेचर जो है वो हीट बढ़ती है। वो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी भी 70% जो है वो क्या मौजूद है? 70% वाटर मौजूद है। तो पहले पहले जो हीट होती है वो किससे में इस्तेमाल होती है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में इस्तेमाल होती है, फिर जाकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो वाटर का जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in water-based protoplasm of individual cell to allow biochemistry of a life carried out fairly at constant rate। यानी जो वाटर की थर्मल स्टेबिलिटी है, यहाँ से वाटर की थर्मल स्टेबिलिटी से मतलब क्या है कि इसका टेम्परेचर ना तेजी से बढ़ता है ना कम होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा प्रोटोप्लाज्म जो होता है, हमारी बॉडी किसकी बनी है? प्रोटोप्लाज्म की। और प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो है वो बेसिकली वाटर होता है। हमारी बॉडी सेल से बनी है और सेल के अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो एकदम से हमारे क्या कहना चाहिए, सेल का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो उसकी वजह से बायोकेमिकल रिएक्शन नॉर्मल तरीके से जो है वह कांस्टेंट रेट में जो है चलते रहते हैं। अगर एकदम से टेम्परेचर हमारी बॉडी का चेंज होना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है उन पर क्या पड़ता है? उन पर असर पड़ता है। तो स्टूडेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के हवाले से आपने क्या याद रखना है? एक तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन याद रखनी है, और दूसरा क्या याद रखोगे? दूसरा ये याद रखोगे कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? हाई होती है। और उस हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि उसकी वजह से क्या कहना चाहिए, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डैमेज नहीं होता, और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन नॉर्मल स्पीड के साथ जो है वो क्या होते हैं? चलते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं आगे दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया है कि वाटर इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, इसी तरीके से वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर्स। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जब हम हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? किसी भी कंपाउंड को जब हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं, तो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन भी क्या है? हाई है। यानी वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन बिकॉज इट गिव्स, इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, तो उस वजह से वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है, वेपराइजेशन कैपेसिटी होती है, वो भी क्या होती है? हाई होती है। क्योंकि जब आप वाटर, आप देखें ना, आप हीट दोगे तो वाटर वेपर में कब कन्वर्ट होगा? जब इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेंगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो वाटर इतनी जल्दी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसका फायदा क्या हो गया? इसका फायदा ये हो गया कि हमारे जो, अगर वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा होती, तो हमारे जो पॉन्ड्स होते हैं, हमारे जो लेक्स होते हैं, उन सब में क्या होता है? उस सब में फौरन ही जो है वो क्या होता है? सारा का सारा पानी एवापोरेट हो जाता है, और वो क्या हो जाते हैं? वो जितने भी लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वो क्या हो जाती हैं? वो खाली हो जाती हैं। वाटर नीड टू अ लॉस ऑफ एनर्जी टू फॉर्म आइस। इसी तरीके से वाटर वेपर में भी बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो बहुत ज्यादा हीट मिलेगी, तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से वाटर जो है वो किसमें? आइस में कन्वर्ट कब होता है? जो बहुत ज्यादा अपनी हीट लॉस करता है। तो वाटर ना ही इतनी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होता है, और ना ही इतनी जल्दी किसमें? आइस में कन्वर्ट होता है। अगर ये दोनों काम ज्यादा हो जाते, यानी जल्दी आइस में कन्वर्ट हो जाता वाटर, तो प्रॉब्लम क्या होती? तो प्रॉब्लम ये होती कि हमारे जो है क्या कहना चाहिए, जो हमारी बॉडी का प्रोटोप्लाज्म है, उसका वाटर फॉरन क्या हो जाता? फ्रीज हो जाता। जब टेम्परेचर लो होता तो फ्रीज हो जाता, टेम्परेचर ज्यादा होता तो एवोपरेट हो जाता। तो इसी वजह से नेचर ने वाटर को एक कैपेसिटी दी है कि वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? हाई होती है। इतनी जल्दी ना वेपर में कन्वर्ट होता है, ना आइस में कन्वर्ट होता है। फिर एक और प्रॉपर्टी वाटर के मॉलिक्यूल की देखें, तो वाटर एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? कि एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? वाटर इज अ एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल बिकॉज इट एक्ट एज बोथ एन एसिड एंड बेस। क्योंकि वाटर दोनों के तौर पे काम करता है, एसिड के तौर पे भी और बेस के तौर पे भी। एज एसिड इट गिव इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन आइन। अगर वाटर जो है वो हाइड्रोजन आइन, एच प्लस आइन रिलीज करेगा, तो क्या हो जाएगा?
एसिडिक हो जाएगा। अगर वाटर OH आयन रिलीज करेगा, हाइड्रोक्सी आयन रिलीज करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो बेसिडिक हो जाएगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो दोनों कैपेसिटी रखता हो, एसिड की भी और बेसिडिक भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। याद रखना है कि वाटर कौन सा मॉलिक्यूल है, एम्फो। एम्फो का मतलब होता है बोथ। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है, क्यों? बिकॉज इट एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड बेस। ये दोनों के तौर पे का एक्ट कर सकता है, एसिड के तौर पे भी और बेस के तौर पे भी। यानी जब इसमें H+ आयन ज्यादा होंगे तो ये एसिड होगा, और OH आयन ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर जो है वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसकी आयोनाइजेशन होती है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि ये दोबारा आइंस में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये दोबारा जो है वो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये दोनों मिलकर दोबारा क्या बना सकते हैं, वाटर भी बना सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी कहां पर फायदा देती है, ये प्रॉपर्टी इस जगह पर फायदा देती है। लेकिन क्या होता है, बाज दफा कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जहां पर एसिडिक की जरूरत होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं वहां बेसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। तो जहां एसिडिक मीडियम की जरूरत है तो वाटर वहां पर एसिडिक भी हो जाता है, जहां बेसिडिक मीडियम की जरूरत है तो वहां वाटर बेसिडिक भी हो जाता है। कुछ एंजाइम एसिडिक मीडियम पर काम करते हैं, कुछ बेसिडिक पर काम करते हैं। इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है वाटर के मॉलिक्यूल की, कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बफर भी है। बफर किसको कहते हैं, हेल्प टू प्रिवेंट द चेंज इन द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन एसिड एंड बेस इज एडेड। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर वाटर ज्यादा होगा तो वो इतनी आसानी से जो है वो एसिड और बेस में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब किसी के अंदर अगर वाटर ज्यादा है किसी सॉल्यूशन में, तो मैं उसमें अगर एसिड डालूंगा तो इतनी जल्दी से उस सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होगी, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल बफर के तौर पे भी काम करता है, वो पीएच चेंज भी नहीं होने देता इतनी जल्दी। यानी अगर जरूरत होगी पीएच चेंज होने की तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करके एसिडिक करेगा और ये बेसिडिक करेगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पर न्यूट्रल मीडियम की जरूरत होती है, तो वहां पर वाटर किसके तौर पे काम करता है, वहां पर वाटर बफर के तौर पे काम करता है। मतलब वो किसी भी मीडियम का जो है वो किसी सॉल्यूशन का पीएच चेंज होने नहीं देता। इसके अलावा कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक जैसे मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये जब अपने ही जैसे दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। अब ये कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज में हेल्प करती है, ये आप फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि जब एसेंट ऑफ शेप होती है, एसेंट ऑफ सेव जो ट्यूब्स होती हैं, जो वेसल्स होती हैं या ट्रेकिड्स होती हैं या जाइलम होते हैं, जाइलम में से जब पानी ऊपर की तरफ मूव करता है, तो जब वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो पीछे वाले वाटर के मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करते हैं और वाटर एक चेन की शक्ल में ऊपर जाता है। तो ये जो वाटर एक के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं या एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स में बस आपने सिंपल सी एक बात याद रख लेनी है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, पूरा का पूरा पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी बात याद रख लें कि कोहेसिव फोर्स वाटर मॉलिक्यूल की किस चीज में हेल्प करती है, एसेंट ऑफ शेप में। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बायोलॉजी के मॉलिक्यूल का, एक और सॉरी वाटर के मॉलिक्यूल का एक और काम है जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वाटर का मॉलिक्यूल प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। हमारे अक्सर जो ऑर्गन होते हैं उनके चारों तरफ वाटर का एक कुशन मौजूद होता है। जैसे हमारे ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन के चारों तरफ, हमारा जो ब्रेन है इसके चारों तरफ मेनिंजेस की लेयर्स हैं, और इन मेनिंजेस की लेयर के अंदर वाटर भरा हुआ है। तो वाटर जो है वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। डायरेक्ट कोई चोट आपके ब्रेन को नहीं लगेगी, शॉक को पहले कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये वाटर। इसी तरीके से हमारे हार्ट के चारों तरफ भी जो है वो एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, और वो भी क्या करता है, हमारे हार्ट को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारी आंखों के चारों तरफ जो है वो वाटर जो है वो लुब्रिकेंट का काम करता है। हमारी आंखों के ऊपर वाटर जो है वो किसका काम कर रहा है, लुब्रिकेंट का भी जो है वो काम करता है। यानी आंखों के ऊपर भी जो है वाटर की एक लेयर मौजूद होती है जो वाटर को साफ करने का है, सॉरी आंख को साफ करने का लुब्रिकेंट का काम करता है। तो इट वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये हमने क्या डिस्कस करी, हमने डिस्कस करी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इन प्रॉपर्टीज में मैंने जो बताया आपको, सबसे पहले बिहेव एज सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट वाटर के मॉलिक्यूल को देखा कि किस तरीके से काम करता है। वाटर के मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के मॉलिक्यूल की ज्यादा होती है तो उसका हमें क्या फायदा होता है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन देखी कि वाटर के मॉलिक्यूल की हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, और हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है तो उसको हमें या बायोलॉजिकल सिस्टम को क्या फायदा होता है। उसके बाद देखा कि वाटर एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है,
यानी एसिड और बेस दोनों के तौर पे काम करता है, तो उसका लिविंग सिस्टम को क्या फायदा होता है? वाटर बफर के तौर पे भी काम करता है, तो उसका लिविंग सिस्टम को क्या फायदा होता है? वाटर के अंदर जो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है, तो उसका फायदा क्या होता है? अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन करें इसमें से। चलिए फैन ऑफ करो। हाँ जी, क्वेश्चन करें। सर, पूछो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, एक चीज कंफर्म करनी थी। जी, सर, कंफर्म कल जो करें। आपने हमें चार्ट दिखाया, जी जी, उसके उसमें अंदर उसमें हमारी ऑक्सीजन बॉडी में लिखी हुई है, ऑक्सीजन की लेकिन परसेंटेज, आपकी बुक के अंदर कार्बन लिखी हुई है, ऐसा है ना? हाँ पूछे। नहीं सर, वो उसके अंदर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की परसेंटेज इज 65, लेकिन बुक में 6.5 लिखी हुई है। तो बस ये कंफर्म करना है कि बुक में गलत है। असल में वो परसेंटेज के फॉर्म में लिखी और ये डेसिमल की फॉर्म में लिख दी। एक डेसिमल नंबर होते हैं ना, वो परसेंटेज को नहीं सर, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। पर वेट देखा था मैंने। जी, चलिए देखें, आपकी बुक के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपने याद अपनी बुक वाला ओके ही सर। करना है। आपकी बुक में कुछ हैं चीजें ना, जब आप सिंध आप अब जब कोई सिंध के अंदर जो मेडिकल कॉलेज हैं उनका टेस्ट दोगे तो अपनी बुक के लिहाज से रखोगे, लेकिन अगर कोई ये फेडरल यूनिवर्सिटी जो है या फेडरल मेडिकल कॉलेज का टेस्ट दोगे तो उसके लिहाज से फिर आपको फेडरल बुक के लिहाज से चलना होगा। वो जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था वो फेडरल बुक के लिहाज से दिखाया था। तो फिर सर 6.5 लिखे हैं। इस पॉइंट का फर्क आ रहा है ना। सर, पर जब गूगल के सिर्फ अंदर भी 65% है। गूगल में 65% है, ये बता रहा हूँ आपको, फेडरल की बुक में भी 65% है। तो बता रहा हूँ, अगर आप लम्स का टेस्ट दे रहे हो तो 6.5 याद रखो, वो आपकी बुक को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर वैसे जर्नली कोई टेस्ट दोगे तो 65 उसमें लिख दीजिएगा। लेकिन आपको बताऊं, लम्स में भी ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चन आते ही नहीं है। जो आपकी बुक में जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है ना, एंजाइम वाले चैप्टर में एक दो मिस्टेक्स हैं, जी जी इतने सर। साल हो गए लेकिन कभी उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया उन मिस्टेक्स वाले उसमें से। तो जहां पर जो मिस्टेक है वो मैं आपको बताऊंगा और उनमें से एमसीक्यूज आते नहीं। सही है ना?